हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए एमसीक्यू सीरीज़ फर्स्ट। ऑल्दो आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने स्ट्रैटेजी के दौरान कहा था कि मैं जब अपना पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चारों यूनिट कंप्लीट करा दूंगा तो उसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करूंगा। बट चूंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं तो मैंने इसलिए आपको ऑलमोस्ट वैसे यूनिट 4 हमारी चल रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ टेस्ट डाल देता हूँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट की है। आई होप आपको आपके लिए यूज़फुल होगी, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी इसलिए। ठीक है, और इससे पहले हम टेस्ट सीरीज शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट वीक मैं आपको एक सैम्पल पेपर बोथ फॉर पेपर 1 एंड 2 मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वहां पे PDF मिल जाएगी, और अगर होगा तो मैं यहाँ पे भी वीडियो डाल दूंगा तो आप यहाँ पे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से प्लीज़ आप वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और प्लीज़ उस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। बोथ फॉर पेपर 1 एंड 2 100 जैसा पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से पूरा पेपर डिज़ाइन होगा, पूरे सिलेबस का होगा। ये नहीं कि जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसका है, एटलीस्ट ताकि आपको असेस कर सको, आप एक असेस कर सको कि कैसा पेपर आएगा, आपको एक आइडिया एटलीस्ट मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। चलिए तो आज की फर्स्ट टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट पास्ड? बिहार बंजर भूमि पुनर्ग्रहण खेती और सुधार अधिनियम को कब अपनाया गया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1918 में, 1943 में, 1946 में या फिर 1952 में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार बंजर भूमि पुनर्ग्रहण खेती और सुधार अधिनियम 1946 में अपनाया गया था। ठीक है, तो जो इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम तब जानेंगे जब हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो सिलेबस डिज़ाइन किया है बीपीएससी ने, वो कोई कोर एक सब्जेक्ट का कोर सिलेबस नहीं है, ना तो वो इंजीनियरिंग का है, ना ही वो केमिस्ट्री का सिलेबस है, और ना ही वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशंस का ही कोर सिलेबस है। बट तीनों का एक मिक्स आपका सिलेबस है, आपको तीनों की स्पेसिफिक नॉलेज रखनी होगी। आपको इंजीनियरिंग इसलिए आनी चाहिए बिकॉज आप फील्ड में जाओगे, आपको केमिस्ट्री की समझ इसलिए होनी चाहिए बिकॉज इसके में होल केमिस्ट्री ही लगनी है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज आप पब्लिक के लिए इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, इसलिए आपको इम्प्लीमेंटेशन मस्ट है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन आपको ही करनी है, इसलिए आपको बेसिक समझ होनी चाहिए कि कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट के फील्ड में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट के फील्ड में कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बिहार बंजर भूमि पुनर्ग्रहण खेती और सुधार अधिनियम को 1946 में अपनाया गया था। ठीक है, जो भी बिहार में बंजर भूमि है उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए खेती के लिए, कैसे उसमें सुधार किया जाए उस भूमि की गुणवत्ता में, और पुनर्ग्रहण किया जाए उसको ताकि वहाँ पे खेती वगैरह की जा सके। तो उसके लिए एक अधिनियम क्या अधिकार देता है, अधिनियम क्या कहता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट में, ठीक है, वो सब परिभाषित करता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, चलिए तो अभी आप ये याद रखिए 1946 में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट? लैंडफिल कचरे से निम्न में से कौन सी गैस का उत्पादन किया जाता है? फर्स्ट इज ओसाजोन, रेडोन, बायोगैस या मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर बायोगैस है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। चलिए इसकी जल्दी से एक क्विक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लैंडफिल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेट ऑर्गेनिक वेस्ट और डिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजिंग अंडर एनएरोबिक कंडीशन in a landfill. Biogas is a fuel gas
containing CH4 and CO2, methane and carbon dioxide obtained by fermentation of biomass like manure, sewage, sludge and municipal solid waste. लैंडफिल गैस जो होती है वो हमारा जितना भी मेनली गीला कचरा होता है, तो जब आप उसको एक डंपिंग साइट पे डंप कर देते हो तो वहाँ पे वो अपघटित होता है गीला कचरा और उससे बायोगैस उत्पादित होती है। ठीक है, और इस बायोगैस में मेनली CH4 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं, इसके मुख्य घटक होते हैं। और मैंने आपको सैंपल बता ही दिया गया कि सिवेज स्लज हो सकती है, मेनर हो सकता है, या फिर जो भी नगर पालिका का अपशिष्ट होता है वो इसमें आता है। ठीक है, उससे डिग्रेड जब होता है तो तब ये गैसें प्रोड्यूस होती हैं। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ई बेस्ड इको पार्क टू बी सेटअप इन विच प्लेस। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का पहला ई अपशिष्ट पारिस्थितिकी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में ये घोषणा की गई है। तो ऑप्शंस हैं दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर या सूरत। आंसर भी इसका दिल्ली ही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि दिल्ली में भारत का पहला ई अपशिष्ट पारिस्थितिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। आपको पता होगा ई वेस्ट को अलग से कैटेगराइज किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस भी होता है। और उससे बड़ी बात शायद मैं भी आपको ना पता हो कि भारत एक डंपिंग साइट है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कि वो अपना जो ई वेस्ट होता है वो यहाँ पे डंप करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना ई वेस्ट को यहाँ कैसे डंप कर सकता है, तो आपको पता होगा कि वो डेवलप्ड है। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो उनके गैजेट्स होते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं जिसमें आईफोन, यहाँ पे उसको काफ़ी अट्रैक्शन के साथ देखा जाता है, ब्रांडिंग उसकी इतनी है आईफोन की। तो आईफोन हो चाहे वो अपने लैपटॉप्स हों फेमस ब्रांड्स के, ठीक है, तो वो उनको यहाँ पे कुछ टाइम अपने यहाँ यूज़ करा जब तक उन्हें अच्छे लगे, उसके बाद वो गरीब देशों में जाके बेच देते हैं। तो भारत भी एक बहुत बड़ा डंपिंग साइट है ई वेस्ट का फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज़। वो अपने ई वेस्ट को यहाँ पे डंप करते हैं, क्योंकि उसको डिस्कार्डेड तो वो नहीं करते, डिस्कार्डेड में बहुत सारी मेहनत भी चाहिए और चूँकि डिजीज़ भी होती है, तो इस वजह से, और उतना डेवलप्ड भी नहीं है कहीं भी सिस्टम, तो इसलिए वो डंप कर देते हैं। वहाँ से अच्छा पैसा भी मिलता है उनको, और भारत में उसके ग्राहक भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, इसलिए ई वेस्ट को वो यहाँ पे डंप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिवाइज प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स, टिल नाउ प्लास्टिक वेस्ट इज मैनेज्ड यूजिंग। भारत ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को संशोधित करने की घोषणा की है। अब तक प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किस नियम का उपयोग करके किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016 के द्वारा, या प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 18 के द्वारा, या 12 के द्वारा, या फिर 2020 अधिनियम के द्वारा। तो प्लास्टिक बेस्ड को मैनेज किया जाता था 2016 के रूल्स द्वारा अभी तक। अब इसको संशोधित कर दिया गया है, मतलब 2022 के रूल्स अब आए हैं, नए रूल्स। तो रूल्स को हम विस्तार से जानेंगे। मैंने जैसे कि बताया प्लास्टिक बेस्ड को जब हम उस प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2022 को पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तार से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट कलेक्शन। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। इंडिविजुअल, अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल करते हो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज करती ही हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप मेरे चैनल की वीडियो देखिए या किसी और चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसकी वीडियो देखिए, बट आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चंस हम बनाएं वही एग्जामिनर भी एग्ज़ाम में सेट करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप थ्योरी जरूर, चाहे आप खुद से पढ़िए बुक से, लेकिन बुक क्योंकि इसकी कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले एटलीस्ट किसी यूट्यूब चैनल को जिसको भी आप फॉलो करें उसकी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको मेरी वीडियोस में अगर आपने देखी होगी तो मैंने चार्ट भी बताया था कि स्टेक होल्डर्स, ये क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था ना, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं।
तो आप देख सकते हो स्टेक होल्डर्स में लोकल अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, एनजीओज हो सकते हैं, सर्विस यूजर्स हो सकते हैं, प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर्स भी हो सकते हैं, डोनर एजेंसीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसपी? सीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? सिटी सोर्स प्लान, सिटी सैनिटरी प्लान, सिटी सिस्टम प्लान या फिर सिटी सिस्टम प्रोसीजर। तो सीएसपी की फुल फॉर्म होती है सिटी सैनिटरी प्लान। सिटी सैनिटरी प्लान क्या है, इसको देखते हैं। सिटी सैनिटरी प्लान आर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस फॉर सिटी वाइड सैनिटेशन सेक्टर डेवलपमेंट, addressing technical and non-technical aspects of sanitation service. City sanitation plan include the vision, mission and goals of sanitation development as well as strategies to meet these goals. शहर स्वच्छता की जो योजनाएं हैं, मतलब सिटी सैनिटेशन का जो प्लान है, वो शहर व्यापी स्वच्छता के विकास के लिए रणनीति की योजना प्रक्रिया है। मतलब वहाँ पे आपने कि किस स्ट्रैटेजी के साथ शहर की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना है स्वच्छता के रिगार्ड में, वो वहाँ पे प्लान पूरा तैयार करके दिया गया है कि आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी। ठीक है, स्वच्छता सेवाओं के तकनीकी और गैर तकनीकी पहलुओं को संबोधित करते हुए शहर की स्वच्छता योजनाओं में स्वच्छता विकास के दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों के साथ साथ इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ सब उसमें दी गई हैं। वहाँ से आप रणनीति फॉलो करनी है आपको, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट के द्वारा रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। ऑल दो इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो, बट वो एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल है। इसलिए एक प्लान पहले से तैयार रहता है, उसी को आपको फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड, मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में क्या शामिल है? कलेक्शन पहले करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये है प्रोसेस, या फिर पहले ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके बाद कलेक्शन, फिर डिस्पोज एंड बाद में ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर करेक्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड ट्रांसपोर्टेशन, या डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आप मुझे बताइए। तो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी या आपने कोई भी फ्लो चार्ट देखा होगा तो आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा कि कलेक्शन देन ट्रांसपोर्टेशन, पहले घरों से कूड़े को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की जाती है उसको, ताकि उसको एक ट्रीटमेंट के जो स्टेशंस होते हैं उसमें वहाँ पर ले जाया जा सके, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होती है और फाइनली जो बचता है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। ये फ्लो चार्ट में भी मैंने बताया, आप देख सकते हो। जनरेशंस, ठीक है, उसके बाद कलेक्शन, तो यहाँ से कलेक्शन से इन्होंने शुरू किया है, उसके बाद ट्रांसफर स्टेशंस, देन ट्रीटमेंट और फाइनली डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में था और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे। आपको अगर थ्योरी क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इफ ए सैंपल हैविंग वेट 100% एंड ड्राई वेट इज 63%? नमूने की मॉइस्चर कंटेंट की इकाई क्या होगी यदि गीले नमूने का वजन 100% और शुष्क नमूने का वजन 63% है? ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला होता है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करें कि इसकी इकाई क्या होगी। इन्होंने ये नहीं पूछा है पूरा आंसर कि क्या आएगा मॉइस्चर कंटेंट, इन्होंने सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट की इकाई पूछी है। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, इकाई पूछी है। ठीक है, तो इकाई आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें चूंकि ये रेशियो है और परसेंटेज भी है तो इसकी नन इकाई इसका आंसर हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये भी आप ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल में अगर आया कोई न्यूमेरिकल तो उसमें दो आंसर भी हो सकते हैं, जिसमें एक कोई इकाई नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, और एक में कोई यूनिट लगा के दे सकते हैं। तो प्लीज़ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको याद रखना है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है मॉइस्चर कंटेंट की। ठीक है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराई है टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना फेसेस ए सीरियस मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन एज ड्रेनेज चॉक्स अप। आपको सबको पता होगा पटना सिटी में आपने जब भी विजिट करी होगी रेनी सीजन्स में, तो वहाँ पर सिटी चॉकअप हो जाती है, बहुत सारा पानी, क्योंकि बाढ़ इतनी आती है पटना में, मतलब बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से सिटी चॉक्स हो जाती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिग्निफिकेंट मेथड फॉर पटना अर्बन लोकल बॉडीज टू सॉल्व इट। पटना को बारिश के मौसम के दौरान एक गंभीर कुप्रबंधन का सामना करना पड़ता है क्योंकि जल निकासी चौक हो जाती है, मतलब जाम हो जाती है। नालियाँ वगैरह हैं, सिवेज है, वो जाम हो जाता है। इसे हल करने के लिए पटना अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है? रीजनरेटिव एयर स्वीपर का यूज़ करना चाहिए पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, या फिर लॉन्ग हेडेड ब्रूम का, जो लंबी डंडे वाली झाड़ू होती है, मैकेनिकल ब्रूम्स जो होती हैं उनका यूज़ करना चाहिए, या फिर सक्शन मशीन का। तो अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको रिमेंबर होगा, सक्शन मशीन बेस्ट मेथड है ड्रेनेज को साफ करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप की होती है। आपने जो लेट्रिन टैंक होते हैं जब उनको वैकेंट किया जाता है, ठीक है, खाली किया जाता है जब उनको, तो इस टाइप के सक्शन पंप आते हैं। सेम प्रोसेस सीवेज में होता है यूज़ सक्शन पंप के थ्रू, क्योंकि बाहर से ही आपको मैनुअली टैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता, सीवेज टैंक के अंदर या फिर लेट्रिन टैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता है। आप बाहर से ही सक्शन के थ्रू ये खाली कर सकते हो, ठीक है। आपने, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जब आपने कोई कंपाउंड तैयार किया होगा तो आपने उसको सुखाने के लिए सक्शन पंप का यूज़ किया होगा। इल्ड जो आती है आपको, ठीक है, सैम्पलिंग आपको क्योंकि करनी पड़ती है, फाइल में अपनी सैंपल को पेस्ट करना पड़ता है, तो वो ड्राई होना चाहिए, इट शुड बी ड्राई। तो उसके लिए सक्शन पंप का यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस सीवेज में होता है, सक्शन पंप यूज़ करते हैं उसको, ताकि मैनुअली टैंक के अंदर ना घुसना पड़े और जो भी मल वगैरह है वो बाहर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केक फिल्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू, किस के संबंध में है ये? केक फिल्ट्रेशन किससे संबंधित एक प्रकार का शारीरिक उपचार है? हजार्डियस बेस्ड, बायोमेडिकल बेस्ड, बोथ या फिर नन, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बायोमेडिकल बेस्ड, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि नन भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बायोमेडिकल बेस्ड, आप प्रोसेस ध्यान रखिए कि ये जो बेस्ड है उसके लिए क्वार्टरिंग कॉनिंग मेथड की जाती है, ठीक है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्वार्टरिंग है। और जो 2 साइड के होते हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, मेनली वॉल्यूम रिडक्शन के लिए किया जाता है, और फिर फाइनल जो बचता है वो नेक्स्ट सैंपल हो जाता है, उसके साथ सेम प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वार्टरिंग कॉनिंग मेथड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड इन, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 14 जुलाई 1951, या फिर 25 फरवरी 1949। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 को, ठीक है। आपको पटना म्यूनिसिपल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, आप अपनी जानकारी कमेंट में शेयर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, पटना म्यूनिसिपल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1952 को हुई थी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिगार्ड में, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन 15 अगस्त 1952 इन अकॉर्डेंस विद बिट एक्ट। पटना नगर निगम की स्थापना जो 15 अगस्त 1952 को हुई थी, किस अधिनियम के अनुसार हुई थी? ऑप्शन है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1950, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951, या फिर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1952, ठीक है। तो इसकी स्थापना, जो एक्ट आया था, ऑब्वियसली पहले एक्ट आएगा उसके बाद ही बनेगा कोई कॉरपोरेशन वगैरह। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो स्थापना हुई थी वो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के अनुसार हुई थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम जान लेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कीम ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू एनएमसीजी नल से जल स्कीम? बिहार की कौन सी योजना एनएमसीजी नल से जल योजना से संबंधित है? गंगा जल सम्मान योजना, अमृत जल योजना, गंगा जल उद्धार योजना, या गंगा जल उद्दाह योजना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बिहार सरकार द्वारा गंगा जल उद्दाह योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा जल उद्दाह योजना। क्या है गंगा जल उद्दाह योजना? गंगा जल उद्दाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग? निम्न में से कौन सा पुनर्चक्रण का लाभ है?
ठीक है, रिसाइकलिंग का क्या लाभ है? एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट कैन रिड्यूस बल्क वेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्पोज्ड, डाइवर्सिटी ऑफ वेस्ट मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर इट्स रिसाइकलिंग, या मोर देन वन। ठीक है, तो आप समझिए, अब इनमें से ध्यान से आप इसको एलिमिनेट करिए, या फिर सारे हैं, क्या है इसका आंसर, कोई एक है या फिर मोर देन वन है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको पता होगा कि जब हम वेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ये तो करेक्ट है। इट कैन रिड्यूस बल्क वेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्पोज्ड, ये भी करेक्ट है। डाइवर्सिटी ऑफ वेस्ट मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर रिसाइकलिंग, वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, आपको पता होगा जितनी ज़्यादा सेग्रीगेट हम करते हैं वेस्ट को तो उसकी ट्रीटमेंट उतनी ज़्यादा आसानी से होती है, और अगर डाइवर्सिटी होगी वेस्ट में तो वो बिल्कुल ख़राब वेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट आप एक ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, शुरू के दो ऑप्शन सही हैं। ये आपने इंसिनरेशन का प्रोसेस देख सकते हो, इंसिनरेशन को हम अभी करेंगे, लेकिन अभी आप ये सिर्फ देख सकते हो कि ये डंप हुआ कूड़ा, यहाँ पे इंसिनरेट किया इसको, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज JJHM? JJHM क्या है? जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरिकेश मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, जन जीवन सॉरी, या जन जीवन हरिकेश मिशन। तो आंसर इसका भी आपको आई होप पता होगा। इसका आंसर है जल जीवन हरियाली मिशन। क्या है जल जीवन हरियाली मिशन? पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बारिश के पानी को तालाब और मेड़ में संचित किया जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई हो सके। इस योजना की खास बात यह है कि तालाब की मेड़बंदी के ऊपर पेड़ पौधों की बुआई होती है, मतलब इसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इनको डिटेल से समझिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप थ्योरी लेक्चर्स भी देखिए, उससे आपको बहुत मदद होगी और क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करोगे। इसलिए पहले थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने शुरू में भी बता दी कि नेक्स्ट वीक आपको मैं एक सैम्पल प्रोवाइड करा दूंगा फॉर बोथ टेस्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो प्लीज़ आप प्रिपेयर अच्छे से कीजिए और फिर उसको आप अटैम्प्ट कीजिए, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। थैंक यू।